फर्स्ट डाउट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कॉपर है, सिलिकॉन है और मर्क्यूरी है, ठीक है ना। अब अगर आप बात करें कॉपर की, तो कॉपर इज अ मेटल। मेटल में हमने पढ़ा था गर्म करने पर उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगर आप रिकॉल करो ग्राफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, तो हमने इस तरीके से पढ़ा था। यानी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कॉपर की रेजिस्टेंस या उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। एक फॉर्मूला था R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। पर अब देखिए यहाँ थोड़ा सा उसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। कंफ्यूजन क्या है कि वो आपसे पूछ रहा है कूल डाउन, यानी ठंडा कर रहे हैं, और वो इफेक्ट पूछ रहा है कंडक्टिविटी पे, यानी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो पहले रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट देखेंगे। और हमें पता है कंडक्टिविटी जो होती है वो उसका उल्टा होता है। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले ये ग्राफ हमने पढ़ा था, इसको बना लेते हैं। इस ग्राफ से हमें क्या पता लगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। अब एक एक करके उल्टा करें। टेम्परेचर कम करने पर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो टेम्परेचर कम करने पे रेजिस्टिविटी कम हो रही है। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। टेम्परेचर कम करना यानी जब आप उसको कूल डाउन करोगे, कूल डाउन करने पर उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। अब आते हैं कंडक्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी कम हो रही है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो इसी में जब आप कूल डाउन कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी तो कम हो रही थी, रेजिस्टिविटी कम हो रही है, इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो देखिए 11th का फर्स्ट पार्ट, द फॉलोइंग मटेरियल्स आर कूल डाउन। जब आपने कॉपर को कूल डाउन करा, यानी आपने कॉपर का टेम्परेचर कम करा। टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टिविटी कम हो गई, रेजिस्टिविटी कम हो गई तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा कॉपर के लिए, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। ठीक है। यस सेम सर। बिहेवियर मर्क्यूरी के लिए भी होगा। मर्क्यूरी इज ऑल्सो अ मेटल। मर्क्यूरी के लिए भी सेम बिहेवियर होगा। फर्स्ट पार्ट और सी पार्ट जो होगा इट विल बी सेम, क्योंकि कॉपर जैसे मेटल है ऐसे ही मर्क्यूरी भी मेटल है। तो मर्क्यूरी के लिए भी ठंडा करने पर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ी। फर्क है बी पार्ट। फर्क बी पार्ट में क्यों है, क्योंकि सिलिकॉन दिया है। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए हमने ये ग्राफ अलग पढ़ा। रेजिस्टिविटी वाला ग्राफ अगर आप रिकॉल करें टेम्परेचर के साथ, तो इस तरीके से ये सब हमने एक्सप्लेन भी करा। तो चलो यहां से अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है ना। ये रेजिस्टिविटी का ग्राफ है, ये पढ़े थे दोनों ग्राफ। तो सिलिकॉन के लिए जब आप टेम्परेचर कम करेंगे, यानी आप उसको कूल डाउन करें, तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। रेजिस्टिविटी का ग्राफ ऊपर जाएगा तो कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। तो बी पार्ट का आंसर होगा सिलिकॉन के लिए ठंडा करने पर कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। एक बार सिलिकॉन का दोबारा बताना। इसी टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू बना के आ जाएंगे। वो आपको ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन देगा और चॉइसेस दे देगा, इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज। तो आपका आंसर देखिए क्या था। कॉपर के केस में इंक्रीज हो रहा था, मर्क्यूरी के केस में भी इंक्रीज हो रहा था, और सिलिकॉन के केस में ठंडा करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। एक एक करके ये पहले पूरे हो जाएं, फिर आप लोगों के और डाउट्स देखेंगे। तो क्वेश्चन 29 पढ़ लीजिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ अ 20 ओम रेजिस्टर इज 2 किलोवाट। आपके पास एक
20 ओम का रेजिस्टर है और इसकी मैक्सिमम पावर रेटिंग दे रखी है 2 किलोवाट। कोई कहता है ये क्या चीज है मैक्सिमम पावर रेटिंग, तो ब्रैकेट में ये बताया है, इट इज द मैक्सिमम पावर द रेजिस्टर कैन डिसिपेट विदाउट मेल्टिंग। यानी इस रेजिस्टर में कभी भी पावर 2 किलोवाट से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। 2 किलोवाट यानी 2000 वाट। अगर 2000 वाट से ज्यादा आ गई तो इतना ज्यादा गर्म होगा कि ये मेल्ट हो जाए। तो ये मैक्सिमम पावर है जो ये रेजिस्टर टॉलरेट कर सकता है। ठीक है ना। अब वो पूछ क्या रहा है, वुड यू कनेक्ट दिस रेजिस्टर डायरेक्टली अक्रॉस अ 300 वोल्ट डीसी सप्लाई। क्या आप इस रेजिस्टर को 300 वोल्ट डीसी सप्लाई के अक्रॉस ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो चेक करते हैं कर, मान लीजिए आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। करंट कितना फ्लो करेगा ओम्स लॉ से, V बाय R 300/20, 300/20 यानी 15 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। करंट जो इसमें जाएगा 15 एम्पियर जाएगा। ठीक है, पावर निकाल के देखते हैं इसके अंदर पावर होगी कितनी। पावर का आप फॉर्मूला लगा दीजिए I²R। वैसे आप डायरेक्टली भी लगा सकते थे, V²/R डायरेक्टली भी लगा सकते थे, पर कोई बात नहीं, मैं करंट निकाल के कर रहा हूं। तो 15 का स्क्वायर इंटू 20, तो ये हो गया 225 इंटू 20, तो ये हो गया 4500 वाट। यानी इसके अंदर जो पावर आ रही है वो 4500 वाट आ रही है। क्या होगा, क्या ये सेफ रहेगा, हाँ या नहीं। नो सर, नो सर। टॉलरेट कर सकता था सिर्फ 2000, पर इसके अंदर पावर तो 4500 आ रही है, तो वी शुड नॉट कनेक्ट इट। इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का होगा, नहीं कनेक्ट करना चाहिए, ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, कैन वी कनेक्ट टू सच रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब वो कह रहा है क्या आप दो रेजिस्टर्स सीरीज में लगा सकते हो। तो चेक करते हैं, लगा के देखते हैं। ये 20 ओम, ये 20 ओम, 300 वोल्ट के अक्रॉस लगा के देखते हैं। आपको चेक करना है कि इसके अंदर पावर कितनी आ रही है। ठीक है ना। तो करंट निकालते हैं फिर से इस बार ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू V बाय R। 300 पर इस बार रेजिस्टेंस 20 नहीं होगी, सीरीज में लगे हुए हैं, 20 + 20 हो जाएगी। करंट आ जाएगा 15/2। तो यहां से करंट फ्लो करेगा 15/2। इसके अंदर भी उतना ही होगा, इसके अंदर दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में दोनों के अंदर करंट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। अब पावर निकाल के देखते हैं। इसमें पावर का फॉर्मूला लगाते हैं I²R विच इज इक्वल टू 15/2 का स्क्वायर इंटू 20, तो ये आता है 1125। यानी अब इसके अंदर जो पावर हो रही है, पिछली बार देखो इसके अंदर जो पावर आई 4500 वाट आई, इस बार इसके अंदर जो पावर आ रही है वो 1125 वाट आ रही है। क्या ये सेफ है, हाँ, क्योंकि ये टॉलरेट कहां तक कर सकता है, 2000 तक कर सकता है। इसके अंदर जो पावर आ रही है वो तो 2000 से कम आ रही है, तो यानी आप इस बार कहेंगे यस यू कैन कनेक्ट, आप कनेक्ट कर सकते। सर इसमें एक रेजिस्टर के रिस्पेक्ट में पावर निकालेंगे, क्योंकि एक रेजिस्टर का टॉलरेट है ना, ये एक रेजिस्टर आपका 2000 टॉलरेट कर सकता है। तो आप इस वाले में निकाल के देखो पावर कितनी आ रही है। ये वाला कितना टॉलरेट कर सकता था, 2000 कर सकता था। इसमें पावर आ कितनी रही है, 1125 आ रही है, यानी इसको कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहता है दूसरे वाले को दिक्कत हो जाए, तो दूसरे वाले का भी चेक कर लो, ये भी तो वही रेजिस्टर है, इसकी भी लिमिट क्या होगी, 2000 वाट ही होगी। तो इसके लिए भी चेक करके देख लेते हैं, इसमें पावर कितनी आएगी, I²R। कितना करंट होगा इसमें, 15/2 ही होगा, 15/2 का स्क्वायर इंटू 20, ये भी 1125 वाट आएगा। यानी इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ये भी खराब नहीं होगा। यस यू कैन कनेक्ट। तो दोनों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं, इस वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक रेजिस्टर की लिमिट जो है, कोई कहता है, यहाँ बच्चों का डाउट क्या होता है, वो बच्चे गलती क्या करते हैं, दोनों की पावर मिला के निकाली।
दोनों की पावर मिला लेंगे आप, 1125 इसमें 1125 इसमें, तो टोटल जो आपका आता है 2250 वॉट आया। अब बच्चे कहते हैं 2250 तो एक्सीड कर गया हमारी लिमिट को 2000, पर वो तो आप दोनों की पावर मिला के निकाल रहे हो ना। हमें ये जो लिमिट दे रखी थी ये तो एक रजिस्टर के लिए दे रखी थी, यानी एक रजिस्टर इतनी पावर टॉलरेट कर सकता है, पर आप दोनों की पावर निकाल के उसको लिमिट एक की टॉलरेट करवा रहे हो, तो वो तो फिर कंपैरिजन सही नहीं है ना। उसने क्या दिया है, एक रजिस्टर 2000 वॉट टॉलरेट कर सकता है, तो आप पावर भी एक रजिस्टर में निकालिए ना, दोनों की पावर निकाल के फिर क्यों उसको इस लिमिट से कंपेयर करो। तो आप इसमें पावर लॉस निकालो, इसके अंदर पावर लॉस जो आएगा आई स्क्वायर आर से, वो 1125 आया, कहां तक टॉलरेट कर सकता था ये, 2000 तक, 2000 से तो कम आ रहा है, यानी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें पावर लॉस निकालो, इसमें पावर लॉस भी 1125 आ रहा है, और ये कहां तक टॉलरेट कर सकता था, ये 2000 तक टॉलरेट कर सकता था, तो ये 2000 तो एक रेजिस्टर की लिमिट, तो आप दोनों की पावर मिला के मत निकालिए ना, दोनों की अलग अलग निकालिए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन मेरा देखो, एक सिंपल एग्जांपल, एक आदमी है, ये 50 केजी का वेट उठा सकता है, उससे ज्यादा उठाया नहीं सकता है, इसकी लिमिट है कि 50 से ज्यादा नहीं उठा सकता, ठीक है ना, उससे ज्यादा वेट ये लिफ्ट नहीं कर सकता। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास दो आदमी है, इनके ऊपर आपने 80 केजी वेट रखा है, मैं पूछता हूं बताओ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। आप क्या कहते हो, नहीं उठा सकते, लिमिट तो 50 केजी की थी ना, 80 केजी कैसे उठा सकते। पर यहाँ दो आदमी हैं, तो आप 80 केजी क्यों देख रहे हैं, आप दोनों पे अलग अलग लोड देखिए ना, 80 केजी तो दोनों का मिला के है, एक आदमी पे लोड कितना पड़ रहा है वो देखो, इस पे लोड पड़ रहा है 40 केजी, हाँ ठीक है उठा सकता है, दूसरे पे भी लोड कितना पड़ रहा है 40 केजी, उठा सकता है वो। आप टोटल को नहीं देखोगे ना, दोनों का इंडिविजुअल लोड देखोगे, तो यहाँ पर भी आप दोनों की इंडिविजुअल पावर देखेंगे कि वो टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें पावर आई 1125, में भी 1125, जो कि उनकी लिमिट से कम है, तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं, ये दोनों पॉसिबल हैं। ठीक है, समझ में आया जिसका डाउट था। सर सर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि सर हम क्या करें कि सर वोल्टेज निकालने मैक्सिमम जो सर वो मतलब बियर कर सकता है और उसके बाद वोल्टेज से कर दे क्वेश्चन। हाँ वैसे कर लो, वैसे कर लो, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ से निकाल लो कि वो कितनी टॉलरेट कर सकता है, या मैक्सिमम करंट निकाल लो वो कितना टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, उससे भी कर सकते हो, पर ठीक है सिंपल तरीके से करा है उसने, क्वेश्चन में मेरे को 2000 दिया था, मैं क्वेश्चन में सॉल्व करके उसको दिखा रहा हूँ कि जो पावर आ रही है 2000 से कम आ रही है, कोई इसमें कोई मतलब कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। 2000 उसकी लिमिट दे रखी है, मैंने दिखाया कि पावर 2000 से कम आई है, तो यानी वो सेफ है, इसकी पावर भी 2000 से कम आई है, वो भी सेफ। चलिए ठीक है। सर अगर हम इसकी पावर दोनों को ऐड करेंगे तो सर टॉलरेंस भी तो हम ज्यादा ही लेंगे ना, दो की टॉलरेंस लेंगे। ऐसे करते नहीं है, टॉलरेंस कंबाइन नहीं करते, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, मिक्स मत करो। ओके सर। अगर दोनों को मिक्स करोगे फिर टॉलरेंस भी लिमिट 4000 हो जाएगी, एक 2000 तक कर सकता था, दूसरा 2000 तक कर सकता था, 4000, पर उसको कंबाइन करो मत प्लीज, इनको अलग अलग ओके सॉल्व। चलिए 45 क्वेश्चन रीड करिए सब लोग। सर इसमें कंबाइंड निकाल नहीं सकते हैं। नहीं कंबाइन मत करो प्लीज, जैसे करा रहे हैं वो तरीका देखो, कंबाइन नहीं करा जाता, जबकि आंसर आ जाएगा, बट प्लीज कंबाइन मत करिए। क्वेश्चन नंबर 45 रीड करिए प्लीज सब लोग। 10 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमारे पास 10 सेल्स हैं, अब ये सेल्स आइडेंटिकली होंगे, कुछ बताया नहीं है तो आई एम कंसिडरिंग कि ये सेल्स आइडेंटिकल हैं। हर सेल में एक ईएमएफ होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ई और आर, और ऐसे 10 लगेंगे, 1 2 3 4, ऐसे 10 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इसके जो एंड्स हैं वो 59 ओम के रेजिस्टर पे लगा दिए। ये आपके 10 सेल थे, देखिए 10 सेल लगे हुए हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टर आपका 59 ओम का है, करंट आया है 0.25 एम्पीयर, करंट आ रहा है 0.25। ठीक है ना, इक्वेशन बना। अब आपको पता है सीरीज में सेल्स अगर लगे हो तो ऐड हो जाता है,
ई 10 टाइम्स। तो ये जो सेल्स हैं ये मिलाकर टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस कितनी दे देंगे, मैं इनको कंबाइन करके बना रहा हूं। 10 सेल्स को मैंने कंबाइन कर, एक सेल का ईएमएफ ई था, 10 सेल लगे हुए सीरीज में, N टोटल ईएमएफ हो गया 10 ई। एक की रेजिस्टेंस आर थी, 10 सेल लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस हो गई 10 आर। तो 10 ई 10 आर टोटल ईएमएफ टोटल। अब करंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। करंट का फॉर्मूला होता है ई अपॉन आर प्लस आर, ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टर प्लस इंटरनल। तो टोटल ईएमएफ हमें दिया है 10 ई, 59 प्लस 10 आर, यही होगा ना। एक्सटर्नल रेजिस्टर 59 है और इंटरनल रेजिस्टेंस 10 आर है, और ये करंट आपको दिया हुआ है 0.25। तो 0.25 इज इक्वल टू 10 ई अपॉन 59 प्लस 10 आर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब देखिए आगे क्या दिया है, बट व्हेन द सेम सेल्स आफ्टर बीइंग कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये 10 सेल्स आपने पैरेलल में लगा, these are the 10 cells, ये पैरेलल में लगे हैं। और क्या कह रहा है, एंड्स ऑफ 0.05 ओम। इस बार जो एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाया है आपने वो 0.05 ओम। देखिए दो पार्ट्स थे क्वेश्चन। पहले पार्ट में सेल सीरीज में लगे हुए थे यहां पर, और इस बार सेल्स पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर आप इक्विवेलेंट देखेंगे इनका, आपको याद होगा मैंने पैरेलल में शॉर्टकट बताया था, अगर ई ई ई ई पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ई ही रहता है। अगर सेम सेल्स पैरेलल में लगे हैं, ये मैंने क्लास में कराया था, चाहे 10 हो चाहे 20 हो चाहे जितने मर्जी हो, अगर सेम सेल्स पैरेलल में है तो ईएमएफ ई रहता है। अगर एक का ईएमएफ ई था और रेजिस्टेंस आर थी तो सबका मिला के भी ईएमएफ ई ही रहेगा। अच्छा कोई ये बता सकता है रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R R by by 10. हाँ, रेजिस्टेंस हो जाएगी R/10, by 10। क्योंकि 10 बार ही लगाए ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई R/10। और इसको आपने ज्वाइन कराए कितने से 0.05, और करंट इसने दिया है क्वेश्चन में, देखिए करंट की वैल्यू क्या दी है, 25 एम्पीयर। करंट इज 25। तो इक्वेशन बनाते हैं करंट की, जैसे ये बनाई थी, जैसे ये इक्वेशन बनाई थी, फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाओ। करंट कितना दिया है 25 इज इक्वल टू ईएमएफ कितना है, ईएमएफ तो ई है, अपॉन आर प्लस आर, 0.05 प्लस आर बाय 10, 0.05 प्लस आर बाय 10। तो ये देखिए ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनी, एक सीरीज वाले केस के लिए बनी और एक पैरेलल वाले केस के लिए। अब इन दो इक्वेशन में आप देखिए दो अननोन, ई और आर। तो अब आपको ये बस सॉल्व करना है। सबसे आसान तरीका है, इसमें से ई की वैल्यू डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड करके ई कट जाएगा, एक इक्वेशन रह जाएगी आर में, तो वहां से सॉल्व कर लीजिए, ई की वैल्यू निकाल लीजिए, आर की वैल्यू निकाल। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ पे है, तो इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लो। कोई कंसर्न इस क्वेश्चन में? ये शॉर्टकट देखिए, अगर शॉर्टकट नहीं पता तो आप नहीं कर पाते। आप पैरेलल में 10 सेल्स को कंबाइन तो नहीं कर सकते थे फॉर्मूला लगा के, पर शॉर्टकट होता है, सेम सेल्स है तो ईएमएफ ई रहता है, रेजिस्टेंस आर बाय एन हो जाती है, 10 थे यहाँ पे तो आर बाय 10 हो। सर अगर पैरेलल में से डिफरेंट सेल्स होते तो फिर क्या करते सर? अब आप नहीं कर सकते थे, फिर आपको फिर वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है, E1R2 प्लस E2R1 जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो पैरेलल में अगर 10 सेल्स अलग अलग वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको दो दो करके कंबाइन करने पड़ते। तो पैरेलल में अगर क्वेश्चन आएगा या दो होंगे सेल्स तो उनको आप फॉर्मूले से कर लेना, E1R2 E2R1 वाला। पर अगर दो से ज्यादा होंगे तो फिर वो सेम ही होंगे, जिससे कि आपका ये वाला शॉर्टकट यूज हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। रीड करिए प्लीज आप लोग, क्वेश्चन क्या है, फिर डिस्कस करेंगे।
The current is drawn from a cell of EMF E and internal resistance R connected to the network of resistors shown. Obtain the expression for the current, the power consumed. अब ये सर्किट देखिए 57 में जो है, देख के मुश्किल लग रहा है पर बहुत सिंपल है ये। इसमें हमारे पास तरीके से है और ऊपर एक रेजिस्टर है, नीचे है रेजिस्टर और हर ब्रांच में दो दो रेजिस्टर। इस तरीके से है, ध्यान से देखिए। टोटल मिला के हमारे पास 6 रेजिस्टर्स हैं और यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है। इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है तो उसको बना लेंगे E और R, और ये जो हर रेजिस्टर दे रखा है, द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इंटरनल कलेक्टिंग नेटवर्क, ये हर एक रेजिस्टर स्मॉल r है। ठीक है ना। अब आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ये देख के थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर ध्यान से देखिए सीरीज पैरेलल बन रहा है। यहाँ हमें किरचॉफ लॉ की जरूरत नहीं है। यहाँ देख के थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, इनका ये वाला एंड देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ, ध्यान से देखिए, इनका राइट एंड जुड़ा हुआ है और इनका लेफ्ट एंड भी यहां से जुड़ा हुआ है। और पैरेलल में फर्क नहीं पड़ता, बीच में से वायर्स जा रहे हैं, तो इन दोनों को आप पहले पैरेलल में कंबाइन कर दीजिए, शॉर्टकट लगा दीजिए। ये R है, ये भी R है, पैरेलल में बताओ डायरेक्टली कितना हो जाएगा? R/2 ये हो गया R/2। ऐसे ही इस साइड देखिए, ये वाले दोनों, इनका भी ये वाला एंड जुड़ा है और ये वाला एंड भी इनका जुड़ा हुआ है। ये R और R पैरेलल में हो गए क्योंकि दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं ना, इस साइड से भी जुड़े हैं, इस साइड से भी जुड़े हैं। ऐसे ये भी लेफ्ट साइड से जुड़े हैं, राइट साइड। तो हम क्या करेंगे अगली फिगर में, ध्यान से देखो, इन दोनों को हटा रहा हूं मैं और इन दोनों की जगह इनका रिजल्टेंट बना रहा हूं R/2, और ऐसे ही इन दोनों को हटा रहा हूं, R और R पैरेलल में थे, इनकी जगह इनका रिजल्टेंट बना रहा हूं R/2। अब देखो बहुत आसान, ये R/2 और R/2 कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कितना देंगे? R तो ये दोनों R अब ऊपर वाला R, ये वाला R और नीचे वाला R, ये तीनों कौन से R/3 पैरेलल। हाँ, ये पैरेलल में हो गए। शॉर्टकट लगा दीजिए, R R R 3 बार पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट आ गया R/3, तो नेट रेजिस्टेंस आ गई R/3। चलिए करिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इसको करो, फाइंड आउट करो करंट और पावर लॉस। सीधा सीधा करंट का फॉर्मूला लगा दो, E/R+R वाला। देखो ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है हमारा और ये इंटरनल रेजिस्टर है, फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा E/R+R। ठीक है ना। तो E R और ये तो हो जाएगा E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टर है R/3 प्लस, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते। ठीक है। और भी कुछ पूछा है शायद इस क्वेश्चन में, इसमें वो पूछ रहा है व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड इन द नेटवर्क। तो पावर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, करंट अगर आपका आ गया तो अब आप पावर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। इसमें पावर इज इक्वल टू I²। आई की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली होगी, तो I², और क्या रेजिस्टेंस आई है नेटवर्क की, ये जो पूरा था ना हमारा, इसको नेटवर्क बोल रहे थे। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? R/3, तो I² into R। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? क्वेश्चन नंबर 84 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है ये,
और बोर्ड में आया हुआ भी है। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अ रेजिस्टेंस ऑफ R draws a current from a potentiometer. The potentiometer wire AB, इसका सर्किट बना हुआ है। A potentiometer wire AB has a total resistance R0. तो आपका एक पोटेंशियोमीटर वायर है, वायर की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R0 है, ये R0 है, वहां बनी हुई है फिगर, और ये एक V वोल्ट के सेल से जुड़ा हुआ है। दिस इज V। अब एक रेजिस्टर R है और वो कह रहा है जो जॉकी है वो पोटेंशियोमीटर के मिडिल में लगा हुआ है, यानी यहां पर एक रेजिस्टर उसने लगा रखा है R, और जो जॉकी है वो इस वायर के बीच में। ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है पूरा ए बी, पूरे वायर की जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, और जॉकी यहाँ बीच में जोड़ दिया। तो अगर बीच में जोड़ दिया तो पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस को मैं हाफ हाफ करके लिख दूं। आई विल शो इट लाइक दिस, दो पार्ट। टोटल रेजिस्टेंस R0 थी, तो यानी इसकी रेजिस्टेंस हो गई R0/2 और इसकी रेजिस्टेंस भी हो गई R0/2। तो जॉकी बीच में जुड़ा हुआ है तो रेजिस्टेंस आधी आधी हो गई ना, पूरे वायर की R0 थी तो इसकी R0/2 हो गई, इसकी R0/2। अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R। आपको इस रेजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज है वो निकालना है। तो इसको आप सीरीज पैरेलल से भी कर सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, इनका रिजल्टेंट निकाल लो और फिर वो जो रिजल्टेंट आएगा वो और ये सीरीज में हो जाएंगे, तो उससे करंट निकल आएगा। या फिर आप इसको किरचॉफ लॉ से कर लो। किरचॉफ लॉ से यहां से मान लो करंट आई, जो आई आया दो में ब्रेक करेगा, इसमें गया x और इसमें गया i माइनस एक्स। ये x और i माइनस एक्स यहाँ पे कंबाइन होंगे, वापस i बन जाएगा, वापस i सेल में चला जाएगा। कितने वेरिएबल हो गए हमारे पास? दो, i और x। एक इक्वेशन बड़े वाले लूप में बना लो केवीएल की, एक इक्वेशन छोटे वाले लूप में बना लो केवीएल की। i की वैल्यू निकाल लो और x की वैल्यू निकाल लो। थोड़ा बड़ा बड़ा आंसर आएगा क्योंकि आपको यहाँ पे R0 और R के टर्म्स में सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपके बड़े बड़े एक्सप्रेशन आएंगे I और X के। अच्छा, उसके बाद पर पूछा क्या है उसने ना ये करंट पूछा ना ये वाला करंट पूछा। I और X निकाल के आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, ही इज आस्किंग यू द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर। इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछी। आप बता सकते हैं इस रेजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा के वोल्टेज कितनी होगी? V इज इक्वल टू XR। हाँ, I इंटू आर, तो X इंटू आर। तो आपको ये वोल्टेज निकालना। एक बार आपका X निकल आया, उस X की वैल्यू यहां डाल देना, इंटू आर कर देना, तो वोल्टेज निकल आएगी इस वायर के अक्रॉस क्या वोल्टेज। ठीक है ना? तो ये थोड़े बड़े बड़े आंसर्स आएंगे आपके। केवीएल से कर लो चाहे इसको सीरीज पैरेलल बना के कर लो। ठीक है, समझ में आया? केवीएल से ट्राई करना है इसको, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में मैंने आपको ये R0/2 अलग अलग कर दिया, बस इसका करंट निकालना है। इसका करंट निकल आएगा तो फिर आप X इंटू आर करके वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। जिसने पूछा था, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अब कैसे करोगे? इज इट क्लियर? समझ में आया? आप लोग कर लेंगे? Yes, sir. यस सर। चलिए, हमारे अभी 5 डाउट्स हो गए, अब और 5 देखते हैं। So 33. 32 Oh, sir, 33. सर क्वेश्चन 3 एक एक या चैट, सब लोग इकट्ठे बोलते हो मुश्किल होता है समझना। चैट बॉक्स में लिख दो क्वेश्चन नंबर्स, कौन कौन से डिस्कस करना है। 44, क्वेश्चन 3, और कोई 65, 48, 56, 65, 48, 56। चलिए अभी ये वाले डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3,
करेंगे और भी होंगे, आई अंडरस्टैंड डाउट, पर देखिए एक एक करके करते हैं। 333, 44, 48, 56 और कौन सा बोला था, 65 था क्या? यस सर। ठीक है, ये देखो, चलो अब जल्दी से देखते हैं। सर 73 भी। 73। चलिए नेक्स्ट राउंड ऑफ डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिक्कत हो गई? स्टेट किरचॉफ रूल फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की तो थ्योरी क्वेश्चन है। किरचॉफ के रूल्स तो दोनों आपको दे रखे हैं। किरचॉफ के रूल तो आप थ्योरी में जाइए, दोनों लिखे हुए हैं। पेज नंबर 58 पेज नंबर 76 पे किरचॉफ के दोनों रूल्स लिखे हुए हैं। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि वो पूछ रहा है हाउ आर दे जस्टिफाइड, उसमें पूछा है ना थर्ड क्वेश्चन में, देखो एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दीज रूल्स आर जस्टिफाइड। तो जस्टिफाइड का मतलब क्या है कि ये कौन से लॉ पर बेस्ड। तो हमारा जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था, दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड तो इट इज जस्टिफाइड बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और किरचॉफ का जो सेकंड, एनर्जी, हाँ, इट इज जस्टिफाइड बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? तो ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी में दे भी रखा है कि जस्टिफाई कैसे होते हैं। क्वेश्चन 33 कराया हुआ है क्या पहले? नहीं। A 100 watt bulb is joined in series with a 50 watt bulb across a 200 volt supply. क्वेश्चन 33 में आपको एक डेटा, आपको वैसे समझ में आ जाना चाहिए, पर अगर नहीं आ रहा है तो हम अलग से लिख लेते हैं। द रेटेड वोल्टेज ऑफ बल्ब इज 200 वोल्ट। यानी बल्ब को सही काम करने के लिए जितना वो कहता है उतनी वोल्टेज, कितनी वोल्टेज उसको चाहिए, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज द रेटेड वोल्टेज। एक बल्ब पे लिखा है 50 वाट, तो ये 50 वाट कब प्रोड्यूस करेगा? जब आप उसको 200 वोल्ट दोगे। एक बल्ब पे लिखा है 100 वाट, वो 100 वाट कब हीट प्रोड्यूस करेगा? जब आप उसको 200 वोल्ट दोगे। उस डिवाइस को चलने के लिए, उस बल्ब को सही काम करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द रेटेड वोल्टेज। अगर आप वोल्टेज कम या ज्यादा कर देंगे तो फिर वो सही काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तो 100 वाट का बल्ब जो है, इसकी रेटेड वोल्टेज है 200 वोल्ट, यानी इसको सही काम करने के लिए 200 वोल्ट की वोल्टेज चाहिए। तो दे दीजिए इसको 200 वोल्ट की वोल्टेज। जितनी वोल्टेज ये मांग रहा है उतनी वोल्टेज दे दो। तो 200 वोल्ट आपने इसको दे दिया। ये 100 वाट का बल्ब था, जितनी वोल्टेज मांग रहा था आपने इसको दे दी। अब तो इसको सही काम करना चाहिए, क्योंकि जो इसने मांगा था इसको मिल गया। इसने 200 वोल्ट मांगा था, इसको मिल गया। तो अब तो इसको पावर 100 वाट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो फॉर्मूला लगाते हैं पावर का। पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा? 100 करेगा, क्योंकि वोल्टेज इसको जितनी चाहिए मिल रही है। तो 100 इज इक्वल टू 200 स्क्वायर बाय R। तो यहां से इसकी रेजिस्टेंस निकाल, कितनी आती है रेजिस्टेंस? 400। ऐसे ही हमारे पास एक और बल्ब है। ये बल्ब पे लिखा है 50 वॉट, पर ये 50 वॉट पावर प्रोड्यूस सिर्फ तब करेगा जब आप इसको रेटेड वोल्टेज दोगे। तो दे दो, जो वोल्टेज मांग रहा है दे दो इसको। 200 वोल्ट मांग रहा है, दे दीजिए, क्योंकि वोल्टेज इसको पूरी पूरी मिल गई। अब इसको पावर भी जितनी कह रहा है उतनी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला लगाते हैं पावर का। V स्क्वायर बाय R। 50 इज इक्वल टू 200 स्क्वायर बाय R। यहां से इसकी रेजिस्टेंस आ जाती है 800। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टर। अब आपने इन दोनों बल्ब्स को सीरीज में जोड़ दिया। 100 watt bulb is joined in series with a 50 watt bulb. अभी तो ये लोग अलग अलग जुड़े हुए थे। अब आपने क्या करा? इन दोनों को
सीरीज में ज्वाइन कर। ये हमारा 100 वॉट बल्ब था। 100 वॉट बल्ब जो था उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी? 400 ओम। और दूसरा जो 50 वॉट का बल्ब था उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी? 800 ओम। अब आपने इनको सीरीज में लगा दिया अक्रॉस द 200 वोल्ट सप्लाई। दोनों ही बल्ब्स प्रॉब्लम में आ गए क्योंकि अब ना इसको 200 वोल्ट मिल पाया ना इसको 200 वोल्ट मिल पाया। सीरीज में जो वोल्टेज थी वो दो पार्ट्स में बट गई। बल्ब को सही काम करने के लिए यानी जितनी पावर वो कहता था उतनी प्रोड्यूस करने के लिए उसको पूरा 200 वोल्ट चाहिए था। अगर 200 वोल्ट मिलता तभी वो इतनी पावर प्रोड्यूस कर पाता। अगर इसको 200 वोल्ट मिलता तो ही ये 50 वॉट प्रोड्यूस कर पाता। पर जब आप इनको सीरीज में जोड़ देंगे ना इसको 200 वोल्ट मिलेगा ना इसको 200 वोल्ट मिलेगा, तो ना ये 100 वॉट प्रोड्यूस करेगा ना ये 50 वॉट प्रोड्यूस करेगा। 100 वॉट वाला 100 नहीं कर पाएगा, कम करेगा क्योंकि उसको वोल्टेज कम मिल रही है। 50 वॉट वाला 50 नहीं करेगा, कम करेगा क्योंकि उसको भी वोल्टेज कम है। अब कौन कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा वो हम कैसे निकालें? हमने दोनों की रेजिस्टेंस निकाल ली है तो दोनों को एक रेजिस्टर की तरह ट्रीट कर 400 ओम और 800 ओम। इस सर्किट में करंट निकाल लीजिए। करंट का फॉर्मूला लगा लीजिए E, टोटल वोल्टेज 200 है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है, देखो 400 और 800 सीरीज में है तो 1200। तो करंट आ जाएगा 1/6 एम्पियर, यानी सर्किट में 1/6 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अब आप आसानी से दोनों की पावर निकाल सकते। इस बल्ब में पावर निकालनी है, करंट कितना आया इसमें 1/6, इसमें भी करंट कितना आया 1/6। दोनों के लिए फॉर्मूला लगा दो I²R, क्योंकि सीरीज है। सीरीज में अगर करंट 1/6 आया है तो 1/6 इसमें भी जाएगा 1/6 इसमें भी जाएगा। देखते हैं दोनों के लिए हम अब I²R फॉर्मूला लगा के देखते हैं। इसके लिए पावर इज इक्वल टू I²R, 1/6 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितनी है इसकी 800। तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 22.2 वॉट। यानी जो 50 वॉट का बल्ब था अब उसमें 50 वॉट हीट ना प्रोड्यूस होकर 22.2 वॉट होगी। और जो 100 वॉट का बल्ब था उसमें जो पावर आएगी वो भी मैं I²R से निकालता हूँ। I तो कितना ही रहेगा 1/6 ही रहेगा, सीरीज सर्किट है तो 1/6 का स्क्वायर और क्या रेजिस्टेंस है इसकी 400, तो ये आता है 11.1 वॉट। यानी इस बल्ब में 100 वॉट लिखा है पर ये 100 वॉट की बजाय सिर्फ 11.1 वॉट प्रोड्यूस कर रहा है। इस पे 50 लिखा है, ये 50 की बजाय सिर्फ 22.2 वॉट प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों ही बल्ब्स जो लिखा है वो नहीं कर पा रहे। 100 वॉट वाले पे 100 प्रोड्यूस नहीं हो रहा, 50 वाले में 50 प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि इनको सही प्रोड्यूस वो पावर प्रोड्यूस करने के लिए रेटेड वोल्टेज चाहिए होती है, रेटेड वोल्टेज ऑफ बल्ब्स। कोई कहता है दी हुई तो है मैंने रेटेड वोल्टेज, आपने दी हुई है पर वो इनको पूरी मिल तो नहीं पा रही ना 200 इसको मिल पा रहा ना 200 इसको मिल पा रहा, तो दोनों परेशान है। अगर 200 इसको मिल गया होता पूरा तो फिर ये 100 वॉट प्रोड्यूस कर देता, पर इसको वोल्टेज बढ़ गई, कम मिली, तो इसने सिर्फ 11.1 वॉट प्रोड्यूस करा। इसको भी 200 वोल्ट पूरा नहीं मिल पा रहा। अगर मिल गया होता, जैसे देखो यहाँ पे जब आपने इसको अकेला जोड़ा था, अब तो इसको 200 मिल गया था, तब ये पूरा 50 वॉट प्रोड्यूस कर पा रहा, पर यहाँ पे इसको 200 वोल्ट मिल नहीं पाएगा, बढ़ जाएगी वोल्टेज, तो पावर ये 50 वॉट की बजाय 22.2 वॉट ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बल्ब वाला क्वेश्चन एक बार पहले भी हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है 33। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन 44 इसी के जैसा है, ट्राई करते हैं।
रीड कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन, प्लीज रीड 44. A 60 watt bulb rated at 220 volt. तो एक 60 watt का बल्ब है, यानी ये कहता है मैं 60 watt प्रोड्यूस करूंगा, पर कब करेगा? जब आप इसको जितनी वोल्टेज ये चाहता है उतनी दोगे। कितनी वोल्टेज चाहता है ये? 60 watt bulb rated at 220 volt, यानी इसकी रेटेड वोल्टेज जो है, रेटेड वोल्टेज इसकी 220 वोल्ट, यानी सही काम करने के लिए ये आपसे कहता है कि मेरे को 220 वोल्ट दे दो। दे दीजिए, जो मांग रहा है इसको दे दो। तो आपने इसको 220 वोल्ट दिया। कोई कहता है क्वेश्चन में तो इसको 440 वोल्ट दिया है, वो बात की बात है, वो देंगे। अभी पहले अलग से अज्यूम करिए कि जो ये मांग रहा है इसको मैं दे देता। ये 60 वॉट का बल्ब था और इसकी रेटेड वोल्टेज 220 थी, यानी सही काम करने के लिए इसको वोल्टेज कितनी चाहिए थी? 220। तो आप इसको 220 वोल्ट दे दीजिए। ठीक है, अब आपने 220 वोल्ट दे दिया, जो ये मांग रहा है इसको मिल गई वोल्टेज। अब तो इसको सही पावर प्रोड्यूस करनी चाहिए ना, तो अब ये 60 वॉट प्रोड्यूस करेगा। मैं फॉर्मूला लगाता हूँ पावर का, V²/R, क्योंकि इसको वोल्टेज सही मिल रही है तो पावर भी इसको सही प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो पावर होगी 60 इज इक्वल टू 220²/R। यहां से इसका R निकालता, जरा कोई जना बता दो कितना आता है? सर 806.6। रेजिस्टेंस आती है 806.6, यानी इसके अंदर जो फिलामेंट है इसकी रेजिस्टेंस आ गई 806.6। ठीक है ना फर्स्ट। हर कोई बच्चा बोलता है इसको क्वेश्चन में 220 वोल्ट नहीं दे रहे हम। हाँ ठीक है, नहीं दे रहे, ये मैंने सिर्फ लेट करा कि अगर उसको देते हैं हम 220। अब आते हैं क्वेश्चन में, वो दे कितनी रहा है वोल्टेज। वो कहता है ये बल्ब को हम 440 वोल्ट दे रहे। जानबूझ के आप इस बल्ब को, जबकि इसकी रेटेड वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है, पर आप इसको जानबूझ के ज्यादा वोल्टेज दे रहे। हम इस बल्ब को जानबूझ के 440 वोल्ट दे रहे, ठीक है ना, जानबूझ के इसको ज्यादा वोल्टेज दे रहे। तो ये हमारा वो वही वाला बल्ब है। इसकी रेजिस्टेंस अभी हम निकाल चुके हैं, इसकी रेजिस्टेंस थी 806.6। कोई कहता है रेजिस्टेंस सेम ही रहेगी क्या? हाँ, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, आप 220 वोल्ट दो या 440 वोल्ट दो। ओम्स लॉ के फॉर्मूले के हिसाब से प्रोपोर्शनैलिटी V और I के बीच में होती है। रेजिस्टेंस जो होती है वो ना V पे ना I पे डिपेंड करती है। अगर आप वोल्टेज ज्यादा दोगे तो करंट ज्यादा होगा, वोल्टेज कम दोगे तो करंट कम होगा। रेजिस्टेंस जो है वो V और I पे डिपेंड नहीं करती। तो आप इस बल्ब को 220 की बजाय 440 वोल्ट भी देंगे, पर इसकी रेजिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी। तो जो रेजिस्टेंस मैंने पिछली बार निकाली थी, अभी भी इसकी रेजिस्टेंस उतनी ही है। तो 440 वोल्ट आप इसको दे दें। What resistance should be connected in series so that the bulb does not fuse? अब वो चाहता है कि बल्ब फ्यूज ना करे। बल्ब फ्यूज कब करेगा उसने दिया है, द पावर लॉस इन द बल्ब शुड नॉट एक्सीड 60 वॉट। बल्ब के अंदर पावर 60 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, पर आएगी इस बार तो, क्योंकि 60 तो तब आती थी जब आप उसको 220 वोल्ट देते थे। अब आप 440 वोल्ट दे रहे हो तो ऑब्वियसली पावर तो ज्यादा आएगी, और पावर ज्यादा आएगी तो वो खराब हो सकता है। पर वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि पावर इसके अंदर अभी भी 60 वॉट ही आए। ही वांट्स कि इसके अंदर पावर अभी भी 60 वॉट ही आए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? पावर तो पिछली बार आई थी 60 वॉट। जब वोल्टेज कितनी मिली थी इसको? जब वोल्टेज आपने 220 दी थी तब इसमें 60 वॉट आई थी। अब तो आप 440 वोल्ट दे रहे हो, अब तो पावर ज्यादा आएगी। पर वो चाहता है नहीं, पावर अभी भी 60 वॉट है। इसका मतलब हमें साथ में कोई रेजिस्टर ज्वाइन करना पड़ेगा। और मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं बल्ब में पावर 60 वॉट ही आए, यानी बल्ब को अभी भी 220 वोल्ट ही मिलना चाहिए, क्योंकि 220 वोल्ट पे वो 60 वॉट प्रोड्यूस करता था। तो
क्या चाहता हूं मैं इस बार कि 440 में से बल्ब को 220 वोल्ट ही मिले, तो इसीलिए मैंने सीरीज में एक रजिस्टर लगा दिया। सीरीज में रजिस्टर लगाने से फायदा क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी। 440 में से कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा। और कितनी वोल्टेज मैं अपने बल्ब को देना चाहता हूं, मैं अपने बल्ब को 220 वोल्ट ही देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है 220 वोल्ट पे वो 60 वॉट प्रोड्यूस करता है और मुझे 60 वॉट ही प्रोड्यूस करवाना है। यानी 440 में से आप अपने बल्ब को 220 वोल्ट देना चाहते हैं। कितना बचा, 440 में से 220 कम कर दो तो बाकी का कितना बचा, 220 ही बचा। तो बाकी का 220 आप चाहते हैं इस सीरीज रजिस्टर को मिल जाए। तो मान लीजिए ये सीरीज रजिस्टर R डैश, वो यही पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। व्हाट सीरीज रजिस्टर शुड वी कनेक्ट, तो मान लो लेट द सीरीज रजिस्टर बी R डैश। सीरीज रजिस्टर लगाने पर क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी। 440 अब बल्ब को मिलेगा नहीं, बल्ब को कितना ही दे रहे हैं हम, 220 ही दे रहे हैं। बाकी का 220 किसको मिल रहा है, सीरीज रजिस्टर को मिल रहा है। यानी आधी आधी बढ़ रही है वोल्टेज, 440 में से बल्ब को 220, क्योंकि बल्ब को 220 मिल रहा है तो बल्ब को तो यही वाला केस हो गया। 220 पे वो 60 वॉट प्रोड्यूस करता था, क्योंकि उसको 220 मिल रहा है वो 60 वॉट प्रोड्यूस करेगा, तो बल्ब को कोई दिक्कत नहीं। अब R डैश कैसे निकालें, कोई जना बताना चाहेगा? सर करंट सेम होता है सर हम पहले करंट निकाल लेंगे। नहीं, थोड़ा और शॉर्टकट लगाओ। सर नॉर्मली उसमें पावर का फॉर्मूला लगा देंगे v²/r, तो नहीं, पावर और तो सेम ही रहेगी। और शॉर्टकट लगाओ। सर 806.6 ही होगी। हाँ 806.6 ही होगा। कैसे करा? सर पहले भी 220 वोल्ट ही था। पहले करा हुआ है। कैसे करेंगे? सो वोल्टेज डिवाइड सर हो जाएगी ना, रेजिस्टेंस सेम होंगे तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो रेजिस्टेंस सेम है। जाएंगे। क्योंकि सर p/2 हो गया। ये बात, सीरीज में अगर ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है, सीरीज में हमें पता है करंट सेम होता है। सीरीज में हमें पता है करंट सेम, तो पहले रजिस्टर को क्या वोल्टेज मिलती है, I इंटू R1, और दूसरे रजिस्टर को क्या वोल्टेज मिलती है, I इंटू R। I तो सेम है, रजिस्टर R1 है तो वोल्टेज होगी IR1, रजिस्टर R2 है तो वोल्टेज होगी IR। अब यहां देखिए, ये दोनों जो आपका बल्ब है और ये, इन दोनों को करंट तो सेम ही मिल रहा होगा क्योंकि सीरीज में है। तो मान लीजिए करंट निकालने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए करंट I, तो I इसमें भी जाएगा और I बल्ब में भी जाएगा, है ना, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में तो करंट सेम ही रहता है। तो दोनों में मैंने मान लिया करंट I। अब इसके लिए देखते हैं, इसको वोल्टेज कितनी मिलेगी, I इंटू R डैश, और बल्ब को वोल्टेज कितनी मिलेगी, I इंटू 806.6। दोनों के लिए मैंने ओम्स लॉ लगाया, इसके लिए भी करंट को मैंने I मान लिया, I और सीरीज रजिस्टर था R डैश, तो वोल्टेज मिल रही है IR डैश। बल्ब करंट तो I ही जाएगा और रेजिस्टेंस है 806.6, तो वोल्टेज होगी I इंटू 806.6। अब एक चीज देखो, यहाँ जो आसान है, 440 आधा आधा बटा है, यानी बल्ब को भी 220 मिला है और इस सीरीज रजिस्टर को भी 220 मिला, यानी इनको दोनों को जो वोल्टेज मिली है वो बराबर ही मिली। यहाँ इसलिए हमारा आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर 440 में से 200 इसको मिला होता और 240 उसको मिला होता तो मुश्किल होता, पर इस बार तो वोल्टेज बराबर बराबर पार्ट्स में बढ़ रही है, 440 का आधा इसको बाकी आधा, यानी ये दोनों वोल्टेजेस बराबर हैं। तो बराबर कर दीजिए, I इंटू 806.6 इज इक्वल टू I इंटू R डैश। I कट जाएगा, R डैश की वैल्यू आ जाएगी 806.6। देख लीजिए प्लीज 44 क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, नहीं तो आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा डाउट सेशन का, आप दोबारा भी देख सकते हैं। और जब रिवाइज करेंगे आप रिवीजन के वक्त
वीडियो की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं जिससे कि जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सके। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, नीचे किस तरीके का सेटिंग्स का बटन होता है, वहां पे प्लेबैक स्पीड होती है, उस प्लेबैक स्पीड को आप 1.5 टाइम्स कर दीजिए, तो जिससे कि आप जल्दी से पूरा डाउट सेशन रिवाइज कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 रीड कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, पेपर में आपके मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, डेरिवेशंस ऑब्वियसली वो पूछ नहीं सकता ऑब्जेक्टिव में, तो न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा आए, न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। पर 1 मार्क में इतने बड़े क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आ सकते हैं, वो क्या करेगा, सब छोटे छोटे, इतने बहुत ज्यादा बड़े नहीं देगा, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स तो आ ही सकते हैं ना। डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, ये मत सोचना कि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल, थोड़े बहुत सिंपल भी होंगे, थोड़े मुश्किल होंगे। 4 मार्क का भी तो आ सकता है एमसीक्यू। हाँ ठीक है, वो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डोंट वरी। आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कर सकते हो, तो ये मत सोचना बस कि आपके एमसीक्यूज बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान आसान 1 वर्ड वाले आएंगे, कुछ आसान भी होंगे, कुछ मॉडरेट भी हो सकते हैं। 48 रीड करिए। फर्स्ट अ सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले आपके रेजिस्टर्स हैं, सीरीज में लगाए हैं n रेजिस्टर्स, तो R R R ऐसे ही n टाइम, और दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैपिटल R है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। R R R R n टाइम्स कितना हो गया, ऐड कर दो, R प्लस R प्लस R प्लस R RN n R हो। आर तो ये हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट है। अब आप इस सर्किट में करंट का फॉर्मूला लिख दीजिए, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, NR प्लस E अपॉन NR प्लस R। ठीक है ना, सीरीज में आपको पता है कि करंट ऐड हो जाता है, सॉरी सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाती हैं, तो रेजिस्टेंसेस हमने ऐड कर दी, R प्लस R सारी NR हो गई, और फिर करंट का फॉर्मूला लगा दिया E अपॉन R प्लस R, ये दोनों ऐड कर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहे हैं कि हमने ये सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाए, तो इस बार R R पैरेलल में लगे, R/10 हाँ तो इस बार शॉर्टकट लगा दीजिए, इस बार ये सारे रेजिस्टर्स मिला के हमें देंगे R/10। सेल है E और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैपिटल R देना चाहिए, तो देखिए ये वाला हमारा पैरेलल का इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। इट इज देन द n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। तो करंट निकालते हैं, इस बार कितना आएगा, I डैश बोलते हैं, ये होगा E अपॉन R/10 प्लस R/10 प्लस, ठीक है ना, R/n है या 10 रेजिस्टर्स, हाँ सर n है, सॉरी 10 नहीं है। ठीक है ना, देखो ध्यान दो कैसे करेंगे, देन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में डायरेक्टली शॉर्टकट लगाया, पैरेलल में हमने डायरेक्टली शॉर्टकट लगाया, अगर n रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो होती है वो R/n हो जाती है। ठीक है, अब उसने क्या दिया है, इट इज ऑब्जर्व दैट द करंट इज इंक्रीज्ड टू 10 टाइम्स, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कैन समबडी टेल मी क्या दिया है, सर 10 टाइम्स दिया हुआ है, क्या इक्वेशन बनाऊं, I dash is इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ I। 10 टाइम्स ऑफ I। the question I dash is equal to 10 times of I, तो इक्वेशन बना दीजिए, I dash is equal to 10 times of I, सॉल्व कर लेना, वहां से n की वैल्यू निकल आएगी। सर 10 आ रही है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी,
आई डैश को देखो लिखते हैं E अपॉन R बाई N प्लस R इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ E अपॉन NR प्लस R, E अपॉन NR प्लस R। तो यहां से आप देखेंगे E कट जाएगा, R कॉमन लेके R भी कट जाएगा, तो इस इक्वेशन से आप N की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 40। कुछ डाउट किसी को इसमें पूछ लो। अब 56 बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 आपका एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 50। कोई जना बताना चाहेगा 56 कैसे करेंगे? पढ़ो और बोलो। सर वो वॉल्यूम कंजर्वेशन से। बताओ, पूरा बताओ। पहले तो सर हम नई लेंथ निकाल देंगे सर कंप्रेशन के बाद, और फिर सर उसको सर वो वॉल्यूम जो वॉल्यूम बैलेंसिंग वाला सर मतलब वॉल्यूम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन है वहां से सर एरिया निकालेंगे चलो और फिर सर रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में डाल देंगे। तरीका ठीक है तुम्हारा, पर ये एमसीक्यू में नहीं लग पाएगा इस क्वेश्चन। 56 में एक चीज ध्यान दीजिए, देयर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज जो है वो बहुत छोटा है। परसेंटेज चेंज बहुत छोटा है तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई अ शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट सीखेंगे अब आप। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। उसने दिया है लेंथ को 1% कंप्रेस करा, जो लेंथ है उसको 1% डिक्रीज करा। अब आपको वॉल्यूम कंजर्वेशन का लॉजिक पता है। यू नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, V इज इक्वल टू ए। मैं वॉल्यूम को ये वाला V लिख रहा हूं जिससे वोल्टेज से कंफ्यूजन ना हो। अब तुम्हें पता है जब लेंथ कम करेंगे, वायर को कंप्रेस करेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्वेशन होता है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन कहता है कि वॉल्यूम शुड रिमेन कांस्टेंट। तो क्या करते हैं इस बार, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में से रो एल बाई ए था, उसने, आपको ये तो पता है कि रो तो कांस्टेंट है, रो तो सेम रहेगा क्योंकि वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेंथ में डिक्रीज हुआ है 1%। एरिया को एलिमिनेट ही कर दो फॉर्मूले में, क्योंकि एरिया के बारे में उसने क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर आपको पता है एरिया चेंज तो होगा। लेंथ कम होगी तो एरिया इंक्रीज हुआ होगा, पर कितना इंक्रीज हुआ होगा वो नहीं पता। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एरिया को निकालता हूं। एरिया को हम लिख सकते हैं V बाई एल। तो इस फॉर्मूले में एरिया को हटा ही देते, रो एल बाई V बाई एल। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया रो अपॉन V एल स्क्वायर। अब देखिए रो तो कांस्टेंट रहता है, मटेरियल स्पेसिफिक होता है, रो मटेरियल पर डिपेंड करता है, सेम रहेगा। वॉल्यूम भी हमें पता है सेम रहेगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो ये दोनों टर्म्स जो है ये तो कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस को के बोल दो इनको, के एल स्क्वायर। रेजिस्टेंस को मैं बोल सकता हूं के एल स्क्वायर। ठीक है ना? अब इसमें लगाइए वो अपना क्लास 11th वाला लॉजिक, परसेंटेज चेंज वाला। अगर किसी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज होता था तो उसके स्क्वायर में जो परसेंटेज चेंज होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। हमने 11th में स्टार्टिंग में पढ़ा था, इफ अ क्वांटिटी x इज रेज्ड टू पावर n, और अगर x में कुछ परसेंटेज चेंज करते थे तो इस पूरी क्वांटिटी में जो परसेंटेज चेंज होगा वो परसेंटेज चेंज n टाइम्स हो जाता था, यानी जो पावर होती थी उतने टाइम। तो यहां पर देखिए k तो कांस्टेंट है, लेंथ में जो चेंज हो रहा है वो 1% हो रहा है। करो जरा, ट्राई करो, ट्राई करो, मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, आप लोग ट्राई करिए।
किसी का हुआ आंसर समझ में आया? रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा? 2%। हाँ, यहाँ पे आपको डायरेक्टली शॉर्टकट लगा देना है। इफ अ क्वांटिटी इज रेज टू पावर n, तो उसका जो परसेंटेज चेंज होता था वो उतने टाइम्स हो जाता था। तो लेंथ में 1% चेंज कर रहे हैं, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो रेजिस्टेंस में आप डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर क्यूब हो रहा होता तो इसको 3 टाइम्स कर देते, 3%। 4 होता तो 4 टाइम्स कर देते। लेंथ में 1% चेंज है, रेज टू पावर 2 है, तो 1% इंटू 2, यानी रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो 2% का होगा। अब वो +2 होगा या -2, वो सोच लो कैसे। लेंथ जो है बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। कंप्रेस हो तो 1% डिक्रीज था, तो रेजिस्टेंस में 2% का डिक्रीज होगा। जो इफेक्ट इसमें वही इफेक्ट इसमें, डिक्रीज था तो यहाँ पे भी डिक्रीज, इंक्रीज था तो यहाँ पे भी इंक्रीज। तो ये 1% डिक्रीज था, रेजिस्टेंस में 2% का डिक्रीज। तो एमसीक्यू के लिए ना आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। कभी ऐसा परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन हो, यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला R = KL²। ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो मैंने लगाया लॉजिक, पर ये सिर्फ तभी लगाना जब छोटे परसेंटेज चेंज। ये वाला लॉजिक सिर्फ आप तब लगाना अप टू 5%। अगर इसी क्वेश्चन में वो कह रहा होता परसेंटेज चेंज लेंथ में 10% का हुआ, तब फिर जैसे पहले कराया था हमने उसी तरीके से। ये जो क्लास 11th का एरर्स वाला तरीका है, ये सिर्फ 5% के चेंज तक के लिए चलता है। ठीक है, तो 56 हमारा हो गया। समझ में आया आप लोगों को ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। 65 तो उस दिन मैंने आप लोगों को कराया था। कराया था सर। कराया था सर। 65 में आपको हिंट दे देता हूं मैं कैसे करेंगे। इसमें आप क्या करो, 65 में राइट साइड पे जो रेजिस्टर्स हैं इन सबको कंबाइन कर लो। यहाँ पे आपके पास 8 वोल्ट का सेल है, ये R है। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से जो रेजिस्टर्स हैं, दिस इज 30 ओम, यहाँ पे 10 ओम है, और इस साइड जो ये दो ऊपर से रेजिस्टर्स लगे हुए हैं 5 और 5, इनको आप सबसे पहले कंबाइन कर लीजिए। ये 10, 5 और 10, ये 10 ओम है, ये 5 ओम और ये 10। अब हमें जो पॉइंट्स बी और ई दे रखे हैं वो यहाँ पर, ये वाला है R, ये वाला है 15 ओम, ये सेल है 3 वोल्ट और ये है 8 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन दिया। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इन द सर्किट। इस R की वैल्यू हमें निकालनी है सो दैट द करंट इज 0.2 एम्प। कौन सा वाला करंट है? यहाँ पे वो करंट चाहता है 0.2 एम्प। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट। वो कहता है R की वैल्यू कितनी हो कि करंट 0.2 है। सबसे पहले इतने सारे रेजिस्टर्स हैं, किरचॉफ लॉ में तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। सबसे पहले आप देखिए कि ये 5 और ये 10 सीरीज में है, तो सबसे पहले तो इनको सिंप्लीफाई करो। 5 और 10 सीरीज में है तो ये हमें देंगे 15। उसके बाद ये 15, ये 10 और ये 30, ये तीनों पैरेलल में है। ऑल दीज 3 आर इन पैरेलल। क्यों? क्योंकि इनका सबका लेफ्ट एंड बी पे जुड़ा हुआ है और इन सबका राइट एंड, इसका राइट एंड यहाँ पर, इसका राइट एंड यहाँ पर और इसका राइट। देखिए ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है। पैरेलल में फॉर्मूला लगाइए, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/30 + 1/15 + 1/10। एलसीएम ले लीजिए, 1/30
प्लस 2/30 प्लस 3/30 कितना आया आर इक्विवेलेंट? 1/5 1/5 उल्टा भी तो करो, 1/r इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए उल्टा भी तो 5 करो। तो आर 5। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों रेजिस्टर्स को मिटा देंगे और उनकी बजाय हम यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टर बना देंगे 5। अब हमारा सर्किट बहुत सिंपल हो गया। अब आप इस सर्किट में आसानी से एक बार केवीएल की इक्वेशन अप्लाई कर दो, या उसकी भी जरूरत नहीं है, केवीएल की भी जरूरत नहीं है, आप करंट निकाल सकते हो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द टोटल वोल्टेज इन दिस सर्किट? कितने सेल्स लगे हुए हैं, टोटल वोल्टेज कितनी है? 5 ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? ये वाला सेल इस साइड करंट भेजना चाहता है, यानी 5 क्लॉक, सब्ट्रैक्ट और ये ऐसे भेज, Subtract. दोनों का करंट देखो, एक एंटी क्लॉकवाइज भेजना चाहता है, एक क्लॉकवाइज भेजना चाहता है। दोनों सेल्स ऐड नहीं होंगे, ऐड तब होते जब वो सेम डायरेक्शन में भेजते। तो व्हाट विल बी द टोटल वोल्टेज, टेल मी। 5 हाँ, टोटल वोल्टेज हो जाएगी 5। रेजिस्टेंस सारी सीरीज में है, 15 प्लस 5 प्लस 20 प्लस आर, तो रेजिस्टेंस हो गई 20 20 प्लस आर। और करंट वो चाहता है 0.2, तो 0.2 इज इक्वल टू 5/20 प्लस आर। कितना आ रहा है यार? 5 ओम। तो R comes out to be 5. और सेकेंड पार्ट, what is the potential difference between B and E? B और E के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस चाहता है। B और E के बीच में तो एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है, यानी वो इस रेजिस्टर के अक्रॉस आपसे वोल्टेज पूछता है। ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। 1 वोल्ट। कितना करंट है? 0.2, और ये रेजिस्टेंस कितनी आई है? 5, तो वोल्टेज आ जाएगी 1। So this is question number 65. ठीक है, कुछ डाउट है बताइए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 73, मीटर ब्रिज पे बेस्ड। इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं। एंड करेक्शन, एंड एरर क्या होता है, थोड़ा सर्च करो इसके बारे में, ढूंढो क्या होता है। आपको इसके बारे में ऑलरेडी एक बार बताया था, एंड एरर, ठीक है ना, तो सर्च करिएगा इसके बारे में। फिर न्यूमेरिकल पार्ट 73 क्वेश्चन का। The resistance in the two arms are 5 and S respectively. तो मीटर ब्रिज में दो रेजिस्टेंसेस होती हैं, तो एक तो R जो है वो तो कह रहा है 5 ओम है, और दूसरे में S। The resistance in the two arms of the meter bridge are R equal to 5 and S. When the resistance S is shunted with an equal resistance, the new balance length is found to be 1.5 L1, where L1 was the original balance length. ध्यान से देखिएगा, यानी एक बार 5 था और एक बार S था। इस बार जो बैलेंस लेंथ आई थी वो L1 आई, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे था। तो बचा कितना होगा? 100 माइनस है। अब मीटर ब्रिज का फॉर्मूला लगा दो, R1/R2 इज R3/R, यानी 5/L1 इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L1। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? When the resistance S is shunted with an equal resistance, इसका देखिए मतलब, यानी R को नहीं छेड़ा उसने, R तो 5 था, 5 ही रहा, R को उसने डिस्टर्ब नहीं करा, R जितना था उतना ही रहा। S के साथ उसने एक शंट लगा दिया। शंट का मतलब होता है इस तरीके से पैरेलल में लगा। कितना शंट लगाया है?
इक्वल रेजिस्टेंस, यानी जितना एस था एस के साथ एस ही शंट लगा। शंट का मतलब इस तरीके से होता है, पैरेलल होगी। अब जो बैलेंस लेंथ आ रही है वो 1.5 L1 आ रही है, तो बचा कितना होगा 100 माइनस 1.5। फॉर्मूला लगा दीजिए, R1/R2 इज R3/R4। कितना है यहाँ पर 5, बैलेंस लेंथ कितनी है 1.5 L1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है कोई बता सकता है? S/2। हाँ, यहाँ पर S/2 है। S और S पैरेलल में कितना देते हैं शॉर्टकट? S/2। S/2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1.5। तो देखिए दो इक्वेशंस हमारी बनी, एक ये फर्स्ट केस में और एक ये दूसरे केस में। हमें निकालना क्या है इससे? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आप एक चीज कर सकते हैं, या तो L1 की वैल्यू निकाल के एलिमिनेट करवा दीजिए यहाँ, तो एस आ जाएगा। तो इक्वेशंस आपको बनानी आनी चाहिए। शंटेड का मतलब क्या है वो भी देखो, दिस इज शंटेड। ठीक है, कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 60 और डिस्कस कर रहे हैं हम। Two identical cells of 1.5 volt and internal resistance R are each connected in parallel, providing a supply to an external circuit consisting of two resistances each joined in parallel. तो बनाओ, सर्किट बनाते हैं। वो कह रहा है दो सेल्स हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले तो सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो सेल्स हैं कितने कितने 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये भी 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R, connected in parallel providing a supply to an external circuit। एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट में क्या क्या लगा हुआ है वो देख लेते हैं। consisting of two resistances of 17 ohm each, पैरेलल में लगी हुई है दो रेजिस्टर 17 ohm, ये 17, ये दूसरा। A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of the cell to be 1.4 volt. Calculate the internal resistance of each cell. सबसे पहले हम इस सर्किट में करंट निकालते हैं, करंट कितना। अब मुझे पता है ये दोनों सेल्स आइडेंटिकल हैं, तो दोनों सेल्स में से करंट बराबर बराबर आया हो, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है ये बड़ा है, दोनों बराबर है, तो दोनों में से करंट बराबर बराबर आया होगा। मान लेते हैं इसमें से I/2 था, इसमें से भी I/2, तो टोटल करंट जो हो जाएगा वो I, आधा इसमें से आया होगा आधा इसमें से आया होगा। अब I मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं, कैसे? अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना, इक्विवेलेंट सर्किट में शॉर्टकट लगाइए, दोनों सेल्स आइडेंटिकल हैं तो एक ही सेल में कन्वर्ट करिए इसको, कितना हो जाएगा 1.5 के थे तो 1.5 ही रहेगा। रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R और R है, कितना हो R/2 R/2, और ये यहाँ पे भी शॉर्टकट लगा दो 17 कितना हो गया 17/2। 2, दो बार है ना, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे? E/R+R, तो 1.5/17/2 प्लस R/2, बाय 2 को कॉमन लेके ऊपर ले जाओ तो करंट आ जाता है 3/17 प्लस R। ये टोटल करंट आया, ये टोटल करंट आया। अब इस फिगर पे देखें तो एक सेल की बात करें, एक सेल में से जो करंट होगा वो कितना? वो तो I/2 होगा, एक सेल, क्योंकि दोनों सेल मिला के I करंट भेज रहे थे। जो I करंट आया है हमारा, ये दोनों सेल्स के इक्विवेलेंट में से आया है, तो एक सेल में से जो करंट होगा दैट विल बी करंट इन वन सेल I/2
कितना होगा वो, इसका आधा कर, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा 3/2 अपॉन 17 प्लस R, इस जो करंट आया था टोटल इसका आधा। अच्छा, अब वो कह रहा है इस सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वो कह रहा है एक वोल्टमीटर से मैंने वोल्टेज मेजर करी है और सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 1.4 वोल्ट है। तो अब फॉर्मूला लगा दो, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सेल के अक्रॉस वोल्टेज है कितनी, 1.4, ईएमएफ कितना है सेल का, 1.5, सेल में से करंट कितना फ्लो कर रहा था, सेल में से जो करंट फ्लो कर रहा था वो डालूंगा ना यहाँ पे, 3/2 डिवाइडेड बाय 17 प्लस R, और क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की, R। तो ये इक्वेशन बनाई। क्या अननोन है इस इक्वेशन में, सिर्फ R अननोन है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपके R की वैल्यू आ जाए। ठीक है, कर पाओगे, बताओ, हो जाएगा। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो विद दिस वी विल फिनिश द डाउट सेशन।